चलिए बेटा, पिछली क्लास में आप लोग एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देख रहे थे। तो पिछली बार हम लोग ने एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, एक्सेलरेशन of a block sliding down over a rough inclined plane. Acceleration of a block sliding down over a rough inclined plane। मतलब देखो भैया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और ये सरफेस रफ है, स्मूथ नहीं है। ये कैसा बेटा? रफ है। तो जब ये ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, जब वो घसरते हुए नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमसे पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बना, है ना। तो मैं बोलूँगा देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो उसका जाएगा नीचे वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, फिर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फिर तीसरा क्या रहेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके अलावा कुछ है क्या? उसके अलावा कोई फोर्स लगने वाला है क्या? अप्लाइड फोर्स तो नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घसरते हुए नीचे आ रहा है। तो कुल मिला के 3 ही फोर्स है यहाँ पर। पिछले केस में 4 थे कि एक अप्लाइड फोर्स था, क्योंकि वो अपने आप सरकने वाला तो था नहीं। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो अपने आप सरकेगा क्या? यहाँ पर नहीं, उसको खींच के ले जाना पड़ता। मगर इंक्लाइंड सरफेस पे अपने आप घसर सकता, तो अब बाहर से फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखो, सबसे पहले तो हम इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, क्योंकि इस लाइन में मोशन हो रहा है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ऐसे कौन कौन से फोर्सेस है जो प्योरली एक्स और वाई पर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्योरली एक्स पर है, नॉर्मल रिएक्शन प्योरली वाई पे है। मतलब उसको कंपोनेंट्स में बांटने की जरूरत नहीं है। फिर किसे बांटना पड़ेगा? mg को, वेट को। चलो 2 कंपोनेंट्स में बांटो। ये हो गया mg cos थीटा और ये हो जाएगा बेटा mg sin थीटा। ओके, फिर मैं आपसे पूछूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? बोलो बोलो। mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। और टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बाय न्यूटन सेकंड लॉ में क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब एक काम करो, दोनों को इक्वेट करो। देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अच्छा, यहां नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है ना बेटा। अरे भैया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इसके बराबर होगा ना, तो mg cos थीटा के बराबर। तो लिख दो वहां पर। तो ma इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता? mg। ma इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये m और ये m हो गया कैंसर। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसे याद रखो डायरेक्टली, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस से नीचे घसरते हुए आएगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा?
जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। वंस अगेन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस से नीचे घसरते हुए आएगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बताओ फिर से, इंक्लाइंड सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। वंस अगेन क्या रहेगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। वंस अगेन क्या रहेगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कब का ये? जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस से नीचे घसरते हुए आ रहा है ना। अब उसका दूसरा वाला पार्ट इसी तरह से, रिटार्डेशन ऑफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग over up over a rough inclined plane. ठीक है, देखो अब बेटा देखो, समझो थोड़ा सा सीन को, क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ ऑब्जेक्ट को आप ऐसा फेंक देंगे ऊपर की तरफ। फेंकेंगे मतलब कैसा? घसरा के। जैसे कि मान लो कि प्लेटफॉर्म है और मैं क्या करता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा स्लाइड कर देता हूँ, ऐसा छोड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ, तो वो स्लाइड होते हुए जाती है और आगे जाके क्या होती है? रुक जाती है। तो मुझे एक आप बताओ कि इसका मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड होता है, यूनिफॉर्म होता है कि रिटार्डेड होता है? रिटार्डेड होता है। रिटार्डेड मतलब क्या होता है? स्पीड कम होना। वैसे ही मान के चलो कि थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर इंक्लाइंड है, और वैसे ही मैंने क्या करा, एक बक्से को या डब्बे को ऐसा धक्का मारा, तो वो जाएगा घसरते हुए, है ना। अब जब वो घसरते हुए जाएगा इंडिपेंडेंटली, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी? कम होती जाएगी और एक स्टेज पे आके वो रुक जाएगा, है ना। अब उसका यही रिटार्डेशन हमने को कैलकुलेट करना है कि तो स्पीड तो कम होगी, मगर हर एक सेकंड में स्पीड कितने से कम होगी, हमको ये निकालने का है। उसी को रिटार्डेशन बोला गया है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल जो प्रोसीजर इसका था, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर इसका है। पहले तो क्या करना है? लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाना है कि नहीं। तो अब देखो क्या क्या फोर्स लगेगा इसको। तो भैया आपका पहले तो वेट है नीचे की तरफ, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन मतलब, या फिर मैं बोलूँ किधर मूव होने की कोशिश कर रहा है ये? राइट साइड में ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर जनरेट होगा? नीचे की तरफ। तो ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ जनरेट, हाँ या ना, है ना। अच्छा एक बात बता, तुमने ऐसे धक्का देके छोड़ दिए, तो जब वो मूव हो रहा तो आपका हाथ का फोर्स लग रहा है क्या उसके ऊपर? अरे जब किसी को ऐसा फेंक देते आप घसर के, तो जब वो मूव हो रहा है तब आपका हाथ का फोर्स लग रहा है क्या उसके ऊपर? लग रहा क्या? नहीं ना। आज बता रहे चेयर एक मिनट। ओह माय गॉड समीर, एक हाथ। तो जैसे कि अगर मैं इसको ऐसा धक्का दे दूं, अब वहां तक घसरते हुए गया वो, यहां पर पुश मारा मैंने, उसको इंपल्स दिया यहाँ पर, मगर जब वो वहां से ऐसे घसरते हुए जा रहा वहां तक के, तो वहां तक फोर्स लग रहा क्या उसको? मेरी बॉडी का, मेरे बॉडी को फोर्स लगा रहा क्या? नहीं, वो अपने आप जा रहा है ना। तो वही खेल यहां पर कि जब ये अपने आप मूव हो रहा है उस वक्त मेरी बॉडी का कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो मैं बोलूंगा अभी कितने फोर्स लगे? सिर्फ 3 ही 6। वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। आई बस हमें, है ना। अगर मैं बॉडी का फोर्स लगाता, अगर मैं बाई चांस बॉडी का फोर्स लगाता, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज थी कि एक तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, है ना, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो अब कैसा है कि चलो भाई ठीक है, मैं फिर से वही करूंगा जो पहले किया था। यहां पर देखो, ये आपका जो होगा एक्स एक्सिस होगा और ये जो होगा आपका वाई एक्सिस होगा। और वेट mg को फिर आप 2 कंपोनेंट्स में बांटेंगे। ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा
और ये कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, है ना, इधर साइड में mg साइन थीटा। फिर मैं बोलूँगा ठीक है भाई, टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है ज़रा बताइएगा। तो आप बोलेंगे सर वो तो एक ही है और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे, mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ या ना बोलो। अरे भाई समझा कि नहीं समझा, है ना। टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये ब्लॉक का एक्स एक्सिस है ना, तो इसके एक्स एक्सिस पे कुल मिला के कितने फोर्स है, 2 है। एक mg साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, सेम है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे ऐड। बोले पिछली बार सब्ट्रैक्ट क्यों करे थे, क्योंकि भैया है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, है ना, ये भारी था इसीलिए तो नीचे आया था, तो इसीलिए mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला था मैंने। अब ऐसा कि ठीक है, न्यूटन बाबा ने क्या बोले, मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई दोनों को इक्वेट कर डाल, mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर आपको अच्छे से मालूम होगा, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो mg साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, mg कॉस थीटा। फिर आगे क्या होगा, mg को करेंगे बाहर, बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। फिर m और m हो गया कैंसल, एक्सेलरेशन का क्या हो गया फिर, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन। आया क्या भैया समझ में, आपको सबको समझ में आया। तो हमने क्या देखा अभी भैया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूले में वो फॉर्मूले में कितना फर्क आ रहा है, प्लस माइनस का फर्क है, मतलब नीचे घसरते हुए आया तो माइनस और ऊपर गया तो प्लस। बताओ फॉर्मूला क्या था नीचे आने के लिए, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। फिर से बोलो क्या था, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। वंस अगेन क्या था, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अच्छा ऊपर घसरते हुए जाने के लिए साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ऊपर घसरते हुए जाने के लिए जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। फिर से बोलो क्या है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। याद रहेगा ये, ठीक है ना। चलो लिख लो फटाफट, एक ही है ना, रखो इसको संभाल के।
निकालिए ना, निकाल लेंगे थोड़ी देर से, निकाल लेंगे। कंफर्म ये हुआ कि तुम्हारे को हॉलीडेज़ नहीं है। हो गया? बातें नहीं बेटा। Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of friction between the box and the train's floor is 0.15. चलो इमेजिन कर लेते हैं कि ये ट्रेन का डब्बा है और यहाँ पर उसके फ्लोर पे एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है। अगर ट्रेन झटके से आगे बढ़ेगी, अगर ट्रेन झटके से आगे बढ़ेगी तो ब्लॉक को क्या लगेगा, पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगता है। अरे भैया जब भी कोई चीज़ झटके से आगे बढ़ती है उसको क्या होता है, सूडो फोर्स लगता है पीछे की तरफ, है कि नहीं। अब ऐसा है कि ठीक है भाई, सूडो फोर्स उस बॉक्स को पीछे खींचेगा,
सूडो फोर्स क्या करेगा, उस बॉक्स को पीछे गए खींचेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको आगे घसरने से रोकेगा। तो मैं कहूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है क्या होगा, उसे रोकेगा आगे बढ़ने से पहले, है कि भाई अभी मत जा, रुक जा करके, है। अब ऐसा है, जब तक आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है या बराबर है आपके सूडो फोर्स से, जब तक आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है या बराबर है आपके सूडो फोर्स तक, तब तक वो बॉक्स सलामत है ना। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, सूडो फोर्स क्या है, कम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा है, ज्यादा है, जैसे कोई भी चीज को मैं ऐसा रख के धीरे धीरे खींच रहा हूं, है कि नहीं, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा है, ज्यादा है, और सूडो फोर्स उसका कैसा है, कम है। तो इन दैट सिचुएशन बॉक्स अपनी फ्लोर पर यहां पर रहेगा, वो अपनी जगह से घसेगा, अपनी जगह से हटेगा नहीं। जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन बढ़ाते जाऊंगा, मतलब झटके से अपन बोलते हैं ना, जो जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन बढ़ाते जाऊंगा, अभी मैं पहले इतना आराम आराम से खींच रहा था, तो थोड़ा स्पीड में खींचूंगा, फिर एकदम और स्पीड में खींचूंगा, और अगर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा जोर से खींच डाला तो फिर अब क्या होगा, उसको सूडो फोर्स लगेगा, और जब बॉक्स को सूडो फोर्स लगेगा तो पीछे की तरफ सरकना पॉसिबल हो जाएगा। तो बात ऐसी है, जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सूडो फोर्स के बराबर या उससे ज्यादा है, तब तक बॉक्स अपनी जगह पर बना रहेगा, है कि नहीं। तो देखो, जब अपनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वाली मैक्सिमम वैल्यू है ना, कि भैया वो सरकना नहीं चाहिए, वो वाली मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच जाएगा तब भी बॉक्स सलामत रहेगा, बस हल्का सा सरकेगा, मगर थोड़ा बहुत उसको बोलेंगे कि भैया नहीं अभी सरकेगा नहीं। ये हम लोग कहते हैं ना कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का लिमिट क्रॉस करने के बाद क्या होता है, बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। बोले क्यों मैक्सिमम वैल्यू क्यों? अरे भाई देखो, तुम झटके से बढ़ा रहे, तुम क्या कर रहे, एक्सेलरेशन बढ़ा रहे, तुम क्या बढ़ा रहे, एक्सेलरेशन, जिसके कारण क्या बढ़ेगा, सूडो फोर्स, जिसके कारण क्या बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि याद करो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला मामला, जब तक बॉक्स अपनी जगह से हिलता नहीं, उसके बॉक्स और सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इनडायरेक्टली डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, अप्लाइड फोर्स पे। इस बॉक्स के लिए अप्लाइड फोर्स कौन है, सूडो फोर्स है। बात समझ रहे हैं ना आप, इस बॉक्स के लिए अप्लाइड फोर्स कौन है, सूडो फोर्स। जैसे जैसे गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, सूडो फोर्स। बॉक्स के लिए वो क्या है, अप्लाइड फोर्स है। तो वैसा वैसा अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा। फिर एक लेवल आएगा जब सूडो फोर्स अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका होगा। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, यानी सूडो फोर्स भी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है, तो उस वक्त वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या नाम बदल जाएगा उसका, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। फिर मैं कहूँगा अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फिर म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है। फिर हम लोग कहेंगे अच्छा सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, बोले मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, ये m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल। अपने को एक्सेलरेशन निकालना है ना, देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यूएस इंटू जी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये आया था अभी इस साल के नीट के उसमें 2023 में, और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, उसका न्यूमेरिकल है। ये क्लास में भी लिए थे पिछले साल भी अपन ने, और उसमें आया था ये। ठीक है, लिख लो।
चलो हो गया। For the system as shown in figure, find the acceleration of each block and tension in the strings. तो भैया सिस्टम कैसा दिया हुआ है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, याद रखें रफ बोला मैंने, उसके ऊपर ये एक ब्लॉक है 2 किलो का, रस्सी से अटैच है दूसरा ब्लॉक जिसका मास है 4 किलो, और ये लग रहा है उसके ऊपर फोर्स 60 न्यूटन्स का, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है 1/2, म्यू इक्वल्स टू 1/2। ऑफकोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा वो, है ना, क्योंकि जब ब्लॉक मूव हो रहा है तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, अब यहाँ दोनों चीज़ें निकालना है, एक्सेलरेशन एज वेल एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सबसे पहला वाला पढ़ो कल का। एक ब्लॉक के लिए आप जो एक्सेलरेशन निकालते थे, देखो क्या था, P अपॉन स्मॉल m माइनस एफ के, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको। चलो ठीक है, देखो लॉजिकली मैं बताता हूँ, कंसेप्चुअली क्या और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बता देता हूँ मैं। चलो सबसे पहले मैं कंसेप्चुअली बताता हूँ। ये ब्लॉक का सिस्टम है, बिल्कुल जैसा हम लोग ने पहले किए थे ना कनेक्टेड मोशंस में, पूरा वैसे ही करना है। मैं बोलूँगा देखो इसका एक्स एक्सिस ये रहेगा, वाई एक्सिस ये रहेगा, मैं कहूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, तो आप कहेंगे देखो वो 60 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बल्कि मैं ऐसे लिखूंगा F1 प्लस F2। ये F1 प्लस F2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, दो ब्लॉक्स है ना, दोनों पे लग रहा हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्योंकि देखो अप्लाइड फोर्स तो इधर है, मगर इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर आएगा और इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर आएगा, हाँ या ना बोलो, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमको मालूम है टोटल अप्लाइड फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पूरे सिस्टम का मास क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। अब दोनों को इक्वेट करो, m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू 60 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, म्यू इंटू m1g प्लस म्यू इंटू m2g। बोलो भाई ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इसका, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इसका। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है m1g, ठीक है। अब इसमें से अगर निकालना है तो निकाल लो कॉमन, m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल a इज इक्वल टू 60, मैं माइनस म्यू जी को कॉमन निकालता हूँ, m1 प्लस m2, ठीक है। फिर आप चाहे तो भाई यहाँ पर वैल्यूज डाल दो, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 6 इंटू ए अपॉन 60 माइनस म्यू कितना था 1/2 यानी कि 0.5, तो 0.5 इंटू 10 इंटू 6, अब 6 से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, आया ना बोलो, है ना। ये 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10, ये 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखते हैं, P अपॉन m1 प्लस m2, दो ब्लॉक से इसलिए m1 प्लस m2 माइनस म्यू के जी, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, आपको ये फॉर्मूला था ना P अपॉन m माइनस म्यू के जी। देखो चेक करो, पहला फॉर्मूला यही है ना एक्सेलरेशन का, हाँ। तो P अपॉन m माइनस म्यू के जी। अब यहाँ पर कितने सरफेस बॉक्स है, दो है, तो दो बॉक्सेस मास लगेंगे, तो P अपॉन m1 प्लस m2 माइनस म्यू के जी, है ना। तो फिर अब देखो भाई वेरी सिंपल, यहाँ से भी निकल जाता था। P की वैल्यू क्या थी आपके पास 60 न्यूटन, मासेस कितना था 6 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, वही एक ही बात होती थी, आंसर वही आता था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया ना, समझ में आया कि नहीं आया? एक्सप्रेशन आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब रही बात टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करने की, ये बहुत आसान है, कोई भी दोनों में से एक ब्लॉक पकड़ो, मगर मैं हमेशा क्या बोलता था, सबसे आखिरी वाले को पकड़ो, आसान जाएगा। तो ठीक है, चलो सबसे लास्ट वाले को ब्लॉक को पकड़ते हैं अपन, जिसका वैल्यू कितना है 2 किलो। तो जब मैं ये 2 किलो वाले ब्लॉक को पकड़ूंगा, चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये टेंशन के लिए सब खेल कर रहा हूं मैं, मुझे मालूम है कि देखो रस्सी में टेंशन इसको इस तरफ लगेगा और ये इसको इस तरफ लगेगा, तो मैं कहूंगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। राइट हैंड साइड में क्या लगेगा उसको, टेंशन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा उसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स नीचे के लिए वेट लगेगा 2g और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मगर मोशन उसका कौन से एक्सिस पे हुआ है, एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं अपन। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा, T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ट्वाइस ए। Therefore T minus Fk is equals to twice A. Therefore T is equals to twice A plus Fk. Therefore T is equals to twice A. A कितना है भाई 5 plus mu K नॉर्मल रिएक्शन, यानी म्यू के mg पकड़ लो, म्यू के मल्टीप्लाई बाय 2g, है ना। तो T इज इधर ले लेता हूँ मैं, Therefore T is equals to 10 प्लस म्यू के कितना था 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो भैया ये तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या हो जाएगा 1। Therefore T is equals to 10 प्लस 10, T is equals to 20 न्यूटन, है ना। दैट्स द आंसर, लिख लो। अगर वो वाला ब्लॉक पकड़ते आप तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती थी आपको, क्यों? क्योंकि फिर आपको 2 फोर्सेस को 3 फोर्सेस देखना पड़ते थे। अगर 2 मिनट देख लो, अगर मैं 4 किलो का ब्लॉक पकड़ता तो अब देखो इस साइड में उसको पुलिंग फोर्स लग रहा है आपका 60 न्यूटन का, इस साइड में टेंशन इन द स्ट्रिंग लगेगा और साथ ही साथ कौन लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर आप बोलते थे टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 60 माइनस टी प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और हमेशा ब्रैकेट में डालना, नहीं तो देखो ये डालने का मीनिंग बदल जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है 60 माइनस टी प्लस एफ होता है, पहले मैं 60 में से इसको माइनस करो फिर ऐड करो, और इसका मीनिंग क्या आता है दोनों को ऐड करके 60 में से माइनस करो। तो जब भी आप ये वैल्यूज़ डालें तो माइनस ब्रैकेट में ज़रूर डालें। तो फिर उसके बाद मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 4a, तो फिर आप लिखते थे 4a इज इक्वल्स टू 60 माइनस टी प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आपको मालूम है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन वो करना पड़ता था, और ये मेथड से भी निकल सकता था, मगर देखो ना ये इजीली हो जाता कंपैरेटिवली या इसके मुकाबले, ठीक है ना, लिख लो।
जल्दी जल्दी लिखें, एक और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेंगे। अमजद साहब पानी पिलाई दो। हाँ दे दी। टेस्ट कैसा था कल का? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। इजीएस्ट था टेस्ट, इजीएस्ट। अब ब्रेकिंग न्यूज़, जिन लोगों के स्कोर लो होने वाले हैं एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे, जो मैं डिसाइड करूंगा, है ना, उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, 50 क्वेश्चंस विद इन 2 to 3 days। जिसको मालूम है ऑलरेडी कि मेरा अच्छा नहीं गया, वो अभी से शुरुआत कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन सिस्टमैटिकली, उसका सॉल्यूशन। अब मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन, आपको देखकर बराबर समझ कर वो सॉल्यूशन है, समझ कर, क्योंकि मैं किसी को भी रैंडमली उठा के बोल सकता हूँ सर समझा, या मेरे से आके वो पूछ सकता है कि सर ये कैसे आया। ये तुम्हारा टास्क रहेगा, एवरी पेपर विद सॉल्यूशन। और यहाँ से ये चीज़ मैं लागू करने वाला हूँ आगे लगातार। जिसका स्कोर लो गया उसने लिखा पूरा पेपर। देखते ना, अराउंड 130-140 का स्कोर कुछ रखूँगा मैं बाउंड्री। है ना, ऐसा रहेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल के आगे पूरे क्वेश्चन पेपर लिखना है, और जो दूसरा जो रहेगा उस बंदे को जिसके जो रॉन्ग आए सिर्फ वही लिखना रहेगा, दूसरे बंदे को लेवल को जो ऊपर रहेगा। चलो हो गया बेटा, इधर का तो हो गया होगा। देखो ये अभी तक क्या आया नहीं, तो ये आने के चांसेस है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट करके डाल देना। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम shown in figure? If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, what is the tension in the string? Take G equals to 10 meter per second square. Neglect the mass of the string.
हाँ डायग्राम रहेगा ना आपको बताना। ये है ट्रॉली, हालांकि चक्के लगे हुए तो रोलिंग फ्रिक्शन होना चाहिए था, मगर उसने मेंशन किया है कि भैया आपको इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चलना है 20 किलोग्राम्स। यहाँ पुली अटैच्ड है और उसके नीचे लगा हुआ है वज़न, और वज़न कितना है 3 किलो का। चल देखो कैसे आएगा। देखते हैं पिछली नॉलेज के हिसाब से कोई दिमाग लड़ा सकता है क्या। पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालो। आपको मालूम है कैसे निकालना है, नेट अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलो कम ऑन ट्राई करो जल्दी जल्दी, बहुत स्लो चल रहे आप लोग। एक्सेलरेशन बताएगा कोई? अच्छा एक बात बता, एक्सेलरेशन अपने को कहाँ से निकालना पड़ेगा? यहाँ से, ये ब्लॉक पे से। कि मैं कहूँगा ठीक है ये ब्लॉक का एक्स एक्सिस हुआ, ऑफ कोर्स ये उसका वाई एक्सिस हुआ, और मैं अगर पूछूं आपको कि टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, तो आप कहेंगे देखो भैया ये जो यहाँ रस्सी में जो टेंशन आएगा, या फिर मैं बोलूँगा नहीं नेट पुलिंग फोर्स जो आएगा, बोले नेट पुलिंग फोर्स कितना है, तो बोले भैया ये जो वजन है इसका नीचे खींच रहा है आपको, इसका वजन जो है आपको नीचे खींच रहा है, उसका वजन कितना है 3 किलोग्राम वेट, न्यूटन में कन्वर्ट करो तो बोले 30 न्यूटन है ना। और यहाँ पर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपको बचा रहा है ना गिरने से, है ना, वो अपोज करेगा। न्यूटन्स लॉ के हिसाब, सेकंड लॉ के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इसका मास, इसका एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, यानी मास कितना है इसका 20 है ना, 20 इंटू ए। ये समझ में आया क्या? हमको इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि इस बॉडी को कुल मिला के कितना वजन खींच रहा है, इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, तो बोलेंगे आप इसका वेट खींच रहा है आपको उसको नीचे। यहाँ बाहर से फोर्स लगा रहे क्या आप? पिछले केस में बाहर से फोर्स लगाना पड़ा था क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था। यहाँ पे बाहर से आपको खुद के हाथों से फोर्स लगाना पड़ रहा क्या? नहीं, ये वजन खुद उसको नीचे खींच लेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा सिंपल मोटा माटी कि भाई बता कि कितना वजन या कितना फोर्स जो है उसको नीचे खींच रहा, तो आप बोलेंगे 3 किलो का। मैं बोलूँगा न्यूटन में बता, तो तू क्या करेगा, स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, न्यूटन में बताने के लिए। और स्मॉल जी को अपन क्या पकड़ के चल रहे 10, तो क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। तो बोले 30 न्यूटन का फोर्स उसको इधर नीचे खींच रहा। अच्छा, पिछली बार ये माइनस में एफ नहीं आता था, अपन जब कनेक्टेड मोशन पढ़ रहे थे स्मूथ सरफेस के लिए, तो माइनस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आता था। आई क्या बात समझ में? नहीं समझ रहे आप लोग? अरे कनेक्टेड मोशन याद है कि नहीं? ऐसी छुआ करता था सरफेस, पूरा ऐसी हॉरिजॉन्टल सरफेस था, पुली था, यहाँ पर ऐसा मान लो इसका मास m1 है, या फिर इसको मान लो m2 है और ये मास m1 है, तो एक्सेलरेशन क्या बोलते थे आप इसको कि बोले देखो इसका वजन नीचे खींच रहा m2g, है ना, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि m1 प्लस m2। यही था ना फॉर्मूला अपने को। मगर इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव आ गया, क्योंकि जब आप यहाँ देख रहे हैं, जब ये बॉक्स उसको नीचे खींच रहा है, तो इस बार एक बंदा है जो उसको अपोज कर रहा, और उस बंदे का नाम क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आया ना समझ में? आ गया? तो ये क्या कर रहा है, आपकी ये पुलिंग फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया, बस एक चीज बढ़ गई,
ये माइनस में कौन आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, आया ना। तो वही खेल यहां पर भी हो रहा अब कि भाई ठीक है देखो 20 इंटू ए इज इक्वल्स टू 30 माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ए इज इक्वल्स टू 30 माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन 20। फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा ठीक है भाई ज़रा बताना तो 30 अपॉन माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा इसका, तो यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और बाद में इसका वेट, तो इसका वेट कितना आएगा, तो बोलेंगे यार वो तो आपका 200 न्यूटन आ जाएगा अपॉन 20। ये 200 न्यूटन समझा ना, mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 जो क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है भाई अब आगे क्या, सेपरेट करो, a इक्वल्स टू 3/2 माइनस म्यू के कितना था अपना 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10, समझा कि नहीं समझा 10, ये 20 दोनों जगह से मल्टी डिवाइड होगा तो 30 अपॉन 20 क्या हो जाएगा 3/2 म्यू के इंटू 200 अपॉन 20। तो जब मैं म्यू के की वैल्यू डालूंगा 200 को 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है फिर आप बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या रहेगा फिर, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3/2 मतलब 1.5 माइनस 0.4, तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा आपका 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार देख लो तो मेरे को क्योंकि आंसर शायद कुछ अलग आया था। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.96, क्या बोल रहे थे आप, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस 30 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपोज कर रहा है। टोटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन 20 अपॉन ए 20 ए इज इक्वल्स टू 30 माइनस एफ के, और एक्सेलरेशन निकालना है तो पूरा उसको 20 से डिवाइड करो तो 30 माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा म्यू इंटू टाइम्स एम जी के बराबर, म्यू के एम जी कितना हो जाएगा 200 अपॉन 20, 30 अपॉन 20 3/2 म्यू के इंटू 10 0.04 इंटू 10। ओके सही तो लग रहा है मुझको, ठीक। मास ऑफ द सिस्टम मैंने एक ही का मास ले लिया है ना, दैट्स वाई गलत यहाँ हुआ मैं, मास ऑफ द सिस्टम आएगा। मैंने एक गलती ये कर डाला भैया कि यहाँ पर मास ऑफ द सिस्टम रहता और मैंने क्या करा सिर्फ ट्रॉली का मास ले लिया, वही इससे आंसर गलत आ रहा था। ठीक है मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा फिर 20 प्लस 3 इंटू जी यानी कि 23 इंटू जी, या फिर जब इसको बोलेंगे 230। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन जो आएगा आपका जी नहीं रे ए, देयरफॉर 23 इंटू ए इज 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो A इक्वल्स टू 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन यानी ये वेट के बराबर जो कि हो जाएगा 200। फिर उसके बाद ये 23 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। A इक्वल्स 30 माइनस 0.04 इंटू 200 अपॉन 23, ओके। कितना हो जाएगा फिर ये 200 करेंगे तो 30 माइनस 8 अपॉन 23
तो ये हो जाएगा 22/23। हाँ, इसकी वैल्यू आती है 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे से गलती यहाँ हो गई थी कि यहाँ पर मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन लेना पड़ता, मैंने सिर्फ मास ऑफ दिस ब्लॉक ले लिया था। ठीक है, चलो ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब रही बात टेंशन की, तो टेंशन कहाँ से निकाल सकते हैं आप? यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रस्सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन तो कैसा होगा? सेम। तो अकलमंदी काय में रहेंगी, कहाँ से निकालना? ये वाले से, क्योंकि ये वाला ब्लॉक लोगे तो तुम्हारे को यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखना पड़ेगा, और यहाँ लोगे तो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, और कनेक्टेड मोशन का पुराना नॉलेज तुम्हारे काम में आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट अगर मैं कहूँ, याद करो, देखो भाई, कोई भी ब्लॉक अगर नीचे जाता है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? mg - a। ऊपर आने पे क्या होता है? mg + a। नीचे आने पे mg - a। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या रहेगा? तो बोले mg - a, मतलब कितना? 3, g की वैल्यू 10 - 0.96, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ? 10 - 0.96, 0.04, है ना। तो 0.12 न्यूटन, 10 - 0.96, देख कितना आ रहा? अरे सॉरी, 10 - 0.96 कितना होगा? 9.4, 9.4 आएगा, सॉरी। अब करो, कितना आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 9.4, 3 4 = 12 का 2 कैरी 1, 3 9 = 27, 28.2, 28.2 न्यूटन्स, 27.1। आंसर गलत क्यों आ गया इसका? mg - a, m3, g की वैल्यू 10 - a। अच्छा, एक काम कर, g की वैल्यू 9.8 डाल दो, 9.8 - 0.96 देख कर देखो तो क्या रहा। जो आंसर इसका 27.1 न्यूटन बताया हुआ है। एक्सेलरेशन g - a, 10 - 0.96 देखो एक बार फिर से, 10 - 0.96 एक बार देखो, 9.04 होता है कि शायद से, नहीं 10 - 0.96, 10.00 हाँ, ये 9.04 होता, इसीलिए गलत आ रहा हूँ। और फिर देखो 3 4 = 12 का ये हो जाएगा, और 27.12 अब आएगा। ये डेसिमल्स का गड़बड़ था, 9.04 होता वो, 9.4 नहीं। तो 27.12 न्यूटन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम कुछ और लेंगे अपन कल ज़्यादा और देखेंगे।